हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स में प्राचीन इतिहास के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास के में ये हमारा गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल का जो है लास्ट पार्ट है। 29 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। आज से हमारा गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम 2 पार्ट में जो है वर्धन वंश जो कि पुष्यभूति वर्धन वंश 2 पार्ट में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू विद एक्सप्लेन के साथ दक्षिण भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो आइए, जो गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन ये रह गए थे उनको हम कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देवगुप्त का विस्तृत उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जो मधुबन तथा बांसखेड़ा के लेख हैं इसमें जो है देवगुप्त का जो है विस्तृत उल्लेख मिलता है। महासेन की मृत्यु के पश्चात किसने मालवा पर अधिकार कर लिया था? तो महासेन की मृत्यु के बाद जो है देवगुप्त ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। मालवा के देवगुप्त ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु किसके साथ जो है मित्रता या मैत्री संबंध बनाए थे? तो जो गौड़ शासक शशांक थे, शशांक के साथ जो है इन्होंने अपने मैत्री संबंध बनाए थे। मालवा के देवगुप्त की किस शासक की हत्या पर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो जो मालवा के देवगुप्त ने थे उन्होंने जो मौखरी के शासक ग्रहवर्मा थे उनकी हत्या कर कन्नौज पर है उन्होंने अधिकार कर लिया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी सहायता से कन्नौज पर शासक और ग्रहवर्मा की हत्या की थी? तो जो गौड़ नरेश शशांक थे इन्होंने सहायता से जो है देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी और फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन वंशीय शासक राजवर्धन के द्वारा की गई थी। देवगुप्त की हत्या या मृत्यु के उपरांत मगध के क्षेत्र पर माधवगुप्त किसके अधीन सामंत नियुक्त हुए थे? तो हर्षवर्धन के अधीन जो है वो सामंत नियुक्त हुए थे। माधवगुप्त की मृत्यु के उपरांत कौन मगध का चक्रवर्ती शासक बना था? तो आदित्य सेन जो है मगध का चक्रवर्ती शासक बना था। मगध पर आदित्य सेन के आधिपत्य का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो अपसड़ तथा शाहपुर के लेखों से यह प्रमाण प्राप्त होता है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन से 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो जो मंदसौर लेख है, इसमें मंदर लेख है फिर मंदसौर लेख है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन थे। किसके शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से जो है 2 बार जो है भारत की यात्रा की थी? तो आदित्य सेन के शासनकाल में इस चीनी यात्री ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। कोरिया के बौद्ध यात्री हुएन लून के अनुसार जो है इसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। तो आदित्य सेन ने जो है बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। किस उत्तर गुप्तकालीन शासक को क्षितिज चूड़ामणि राजाओं का सिरमौर कहा जाता है? तो जीवित गुप्त प्रथम को जो है क्षितिज चूड़ामणि या राजाओं का सिरमौर कहा जाता है। किस अभिलेख में आदित्य सेन को परम भागवत कहा गया है? तो देववर्णाक लेख जो है इसमें आदित्य सेन को परम भागवत कहा गया है। किस लेख के अनुसार आदित्य सेन ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? जो अपसड़ अभिलेख है इस लेख के अनुसार जो है आदित्य सेन ने विष्णु मंदिर का एक निर्माण करवाया था। आदित्य सेन की मृत्यु के पश्चात कौन सिंहासनसीन हुआ था? तो देवगुप्त द्वितीय हुए थे। चालुक्य लेखों में किस शासक को सकलोत्तरनाथ कहा गया था? तो देवगुप्त द्वितीय को जो है सकलोत्तर पथनाथ कहा गया था। मगध पर शासन करने वाला अंतिम उत्तर गुप्तकालीन शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय थे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय शासकों में अश्वमेध करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो आदित्य सेन थे। कन्नौज का मौखरी राजवंश देख लीजिए। मौखरी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ है उससे जो है मौखरी वंश के शासक या मौखरी शब्द का जो है वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत या आर्यावर्त पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौखरी राजवंश ने शासन किया था। कन्नौज के मौखरी शासक प्रारंभ में किसके अधीनस्थ या सामंत थे? तो गुप्त वंश के अधीनस्थ या सामंत थे। मौखरी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गया के निवासी थे।
किस राजवंश के समय में मगध के स्थान पर कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था? तो मौखरी राजवंश के समय जो है कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। वर्धन मौखरी संबंध तथा मालव नरेश देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मा के वध की घटना का ज्ञान किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो हर्षचरित से ज्ञात होता है। मौखरी राजवंश से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य देख लीजिए, अभिलेख, फिर इधर इसकी विशेषताएं या विशेष देख लीजिए। जो हराहा का लेख है उसने ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और ये ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। इसमें प्रथम 4 शासकों का क्रम है। इसमें हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, जिन्हें ईशान वर्मा का वर्णन मिलता है। जौनपुर का लेख है, इसकी विशेषता है कि ये लेख जो है जौनपुर के मस्जिद के दरवाजे पर खुदा है और इसमें प्रथम 3 शासकों का उल्लेख है। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा के नामों एवं कार्यों का विवरण जो है ये जौनपुर के लेख से इसकी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अशीरगढ़ गुहल मुद्रा लेख है, तो अशीरगढ़ जो मुद्रा लेख है ये बरार से प्राप्त एक ताम्र मुद्रा का लेख प्राप्त हुआ है और मौखरी वंश के 5वें शासक शर्ववर्मा के समय का है। बराबर तथा नागार्जुनी के लेख हैं जो, तो मौखरी से जो पहाड़ियों गया जिले में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों से मौखरी वंश के 3 लेख मिले हैं। इसमें यज्ञ वर्मा है और शार्दुल वर्मा है, अनंत वर्मा के नाम मिलते हैं। ये बिहार की मौखरी शाखा से संबंधित थे। बड़वा यूप अभिलेख देखिए, ये राजस्थान के बड़वा नामक स्थान से यज्ञ यूप में खुदे हुए कुछ लेख मिले हैं जिसमें राजस्थान की मौखरी शाखा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। सोहनाक का लेख देख लीजिए, ये देवरिया जिले उत्तर प्रदेश के सोहनाक नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है और इसकी मुद्राएं जो हैं देख लीजिए। मुद्राएं जो है फैजाबाद जिले के भिटौरा से प्राप्त मौखरी कालीन मुद्राओं का एक ढेर प्राप्त हुआ है। इसके नाम के साथ जो है तिथियां भी उत्कीर्ण हैं। मौखरी लेखों तथा साहित्य ग्रंथों में मौखरी तथा मुखर शब्दों का प्रयोग किस वंश से संबंधित है? तो मौखरी राजवंश से संबंधित है। मुखर वंश का प्रयोग किस ग्रंथ में उल्लिखित मिलता है? तो हर्षचरित में मिलता है। राजनैतिक इतिहास से इसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। मौखरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हरिवर्मा को माना जाता है। मौखरियों की गंगा यमुना के दोआब में शासन करने वाली शाखा ही इतिहास में सबसे अधिक है और इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज स्थित थी। प्रारंभ मौखरी शासक किसके अधीनस्थ या सामंत पदाधिकारी थे? तो गुप्त वंश के पदाधिकारी थे। कन्नौज के मौखरी वंश का प्रारंभ ज्ञात शासक कौन थे? तो महाराज हरिवर्मा थे। हरिवर्मा का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आदित्य वर्मा बने थे। असीरगढ़ के लेख में आदित्य वर्मा की माता का क्या नाम मिलता है? तो भट्टारिका देवी या जय स्वामिनी देवी इनका नाम मिलता है। आदित्य वर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ईश्वर वर्मा हुए थे। और मौखरी शासक ईश्वर वर्मा ने किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? तो धारा जो कि मालवा में है और आंध्र जो है रैवतक से प्राप्त हुई है। इनकी विजय ईशान वर्मा की विजय की जो है प्राप्त हुई है। मौखरी को सामंत स्थिति में स्वतंत्र स्थिति में लाने वाले प्रतापी शासक कौन थे? तो ईशान वर्मा थे। मौखरी शासक ईशान वर्मा किसका पुत्र था? तो ईश्वर वर्मा का पुत्र था। किस मौखरी वंशी शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ईशान वर्मा ने जो है सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ईशान वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो शर्ववर्मा जो है आसीन हुए थे। मौखरी शासक शर्ववर्मा ने मगध पर आक्रमण कर किसे पराजित किया तथा मगध पुनः मौखरी साम्राज्य में शामिल हुआ? तो दामोदर गुप्त। मौखरी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो शर्ववर्मा थे। और शर्ववर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो अवंती वर्मा था। शर्ववर्मा को किस लेख से महाराजा धीराज कहा गया? तो अशीरगढ़ राजमुद्रा लेख में जो है महाराजा धीराज कहा गया था। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि मौखरी शासक शर्ववर्मा हूणों या मलेच्छों को पराजित किया था? तो अपक्षण लेख से जानकारी प्राप्त होती है। मौखरी शासक अवंती वर्मा किस समकालीन राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के साथ जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अवंती वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ग्रहवर्मा, जो कि 600-605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था।
तो ये अवंती वर्मा के पश्चात मौखरी वंश पर सिंहासन में आसीन हुए थे। मौखरी शासक ग्रह वर्मा से संबंधित जानकारी किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? तो हर्षचरित से मिलती है। मौखरी शासक ग्रह वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ हुआ था। हर्षचरित में उल्लिखित मालवा का दुष्ट शासक किसे निर्दिष्ट किया गया है? तो देवगुप्त को निर्दिष्ट किया गया है। कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा शासक देवगुप्त द्वारा की गई थी। ग्रह वर्मा की हत्या के उपरांत उसकी पत्नी राजश्री को किसने कन्नौज कारागार में कैद रखा था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने उसको कैद में रखा था। ग्रह वर्मा की हत्या के उपरांत हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज में स्थानांतरित की। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद किस वंश की स्वाधीनता का अंत हो गया था? तो मौखरी वंश के जो मौखरी वंश था उसकी स्वाधीनता का अंत हो गया था ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद। मौखरी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ग्रह वर्मा को ही माना जाता है। और बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये गौड़ नरेश शशांकी थे। जो गौड़ नरेश थे शशांक शासक थे, इन्होंने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। जो बल्लभी के मैत्रक वंश थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। बल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भट्टारकों के द्वारा की गई थी। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक किस वंश के अधीनस्थ या पदाधिकारी थे? तो गुप्त वंश के थे। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक के पुत्र धरसेन प्रथम कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो सेनापति की उपाधियां धारण की थी। मैत्रक वंश के प्रारंभिक शासक ध्रुवसेन ने कौन सी उपाधियां धारण किए थे? तो उन्होंने परम भट्टारक और पादानुध्यात की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। मैत्रक वंश के शासक की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मैत्रक वंश के शासकों की राजधानी जो है बल्लभी में स्थित थी, बल्लभी थी, जो कि गुजरात में है। गुप्त वंश के पतन के पश्चिमी भारत में किस सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ था? तो बल्लभी के मैत्रक राजवंश का उदय हुआ था। किस मैत्रक वंशीय शासक के काल में प्रतिवर्ष विशाल बौद्ध धार्मिक समारोह का आयोजन होता था? तो शिलादित्य प्रथम या धर्मादित्य का जो है आयोजन होता था। कौन सा मैत्रक वंशीय शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य जो है हर्षवर्धन का समकालीन था। मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ध्रुवसेन द्वितीय जो है बालादित्य के पश्चात मैत्रक वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो धरसेन चतुर्थ, जो कि 646 से 650 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो ये जो ध्रुवसेन के बाद जो है उत्तराधिकारी, ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य के पश्चात जो है धरसेन चतुर्थ जो है मैत्रक वंश के उत्तराधिकारी हुए थे। सर्वप्रथम किस मैत्रक वंशीय शासकों ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती जैसे सार्वभौमिक शासक की उपाधियां धारण की थी? तो धरसेन चतुर्थ ने धारण की थी। किस मैत्रक वंशीय शासक ने गुर्जर प्रदेश या भड़ौच पर अधिकार कर लिया था? तो धरसेन चतुर्थ ने गुर्जर प्रदेश भड़ौच पर अधिकार कर लिया था। मैत्रक वंश के अंतिम ज्ञात शासक कौन थे? तो शिलादित्य सप्तम थे। मैत्रक वंश का विनाश कैसे हुआ था? तो अरब आक्रमणकारियों द्वारा हुआ था। मैत्रक वंशीय शासक किस धर्म में आस्था रखते थे? तो बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। मैत्रक राजवंश के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल कौन सा था? तो बल्लभी विश्वविद्यालय था। मैत्रक वंशी बल्लभी विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में है, तो यह मैत्रक राजवंश के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल था। मैत्रक वंशीय शासक काल में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये बल्लभी था, जो कि गुजरात में ही है। किसके शासनकाल में अरबों ने बल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? तो शिलादित्य पंचम के शासनकाल में अरबों ने बल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हुड़ शक्ति तथा उसके उत्थान एवं पतन से क्वेश्चन देख लीजिए। हुड़ जातियाँ मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो मध्य एशिया की निवासी थी। हुड़ की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? एक पश्चिमी शाखा थी, एक पूर्वी शाखा थी। हुड़ों की किस शाखा ने भारत पर कई आक्रमण किए थे? तो पूर्वी शाखा ने जो है कई आक्रमण किए थे। हुड़ों की पूर्वी शाखा ने किस भारतीय परिक्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था? तो आक्सस नदी घाटी अफगानिस्तान को अपना निवास स्थान बनाया था। हुड़ों की पूर्व शाखा इतिहास में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो एप्थलाइट या श्वेत हुड़ के नाम से ये प्रसिद्ध है। चीनी साहित्य में हुड़ों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हुंग नू के नाम से संबोधित किया गया है।
हूणों के पश्चिमी शाखा किस क्षेत्र में विध्वंसात्मक गतिविधियां अपनाई थी? तो रोम क्षेत्र में जो है इन्होंने विध्वंसात्मक गतिविधियों को अपनाया था। हूणों का सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था। भारत पर हूण आक्रमण का द्वितीय नेता कौन था? तोरमाड़ था। भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तोरमाड़ को माना जाता है। तोरमाड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? तो मिहिरकुल था। किस भारतीय शासक ने हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल को परास्त कर एवं बंदी बनाए जाने के उपरांत अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया था? तो गुप्त शासक जो है नरसिंह बालादित्य ने इन्हें अपनी माता के कहने पर इसे मुक्त कर दिया था मिहिरकुल को। हूण ने किस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया? तो गांधार प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया था। और हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस अभिलेख में मौखरी सेना को हूण विजेता कहा गया है? तो अपसड़ लेख जो है इसमें जो है मौखरी सेना को हूण विजेता कहा गया है। किस वर्धन वंशीय शासकों ने हूणों को पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित किया था। हर्षचरित में हूण हरण केसरी किस शासक को संबोधित किया गया है? तो प्रभाकर वर्धन को संबोधित किया गया है। राजपूतों के काल में हूणों का प्रथम उल्लेख किस शासक के काल में मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार शासक जो महेंद्र पाल प्रथम है उनके शासनकाल में जो है हूणों का प्रथम उल्लेख मिलता है, जो कि राजपूत काल में थे। किस पाल वंशीय शासकों ने हूणों के दर्प को छोड़ कर दिया था? तो हूणों के दर्प या उनके घमंड को चूर्ण कर दिया था। तो पाल शासक देवपाल थे, उन्होंने हूणों के दर्प को चूर्ण कर दिया था। मंजू शासक नामक शासक द्वारा हूणों की पराजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कौथेम तथा गौंटी लेख में जो है इसका वर्णन मिलता है। कलचुर नरेश कर्ण द्वारा हूणों की पराजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो भेड़ा घाट के अभिलेख से मिलती है। जो भेड़ा घाट अभिलेख जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। हूण किस धर्म को अपनाकर भारत में समाज एवं संस्कृति में समाहित हो गए थे? तो हिंदू धर्म एवं संस्कृति को अपनाकर जो है समाहित हो गए थे। भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई थी, यह किस विद्वान ने सिद्ध करने का प्रयास किया था? तो कर्नल जेम्स सार्ड ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था। हूणों द्वारा जारी सिक्के को भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है? तो इन्हें गधैया या गधिया कहा गया है। हूणों के आक्रमण से मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के बाद भारतीय व्यापार किस दिशा की ओर उन्मुख हुआ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जो है उन्मुख हुआ था। हूणों का प्रभाव क्षेत्र अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में किस प्रकार की मुद्रा जारी की गई थी? तो सैसेनियन मुद्रा जो है, जो कि ताम्र और रजत प्रकार की मुद्रा थी, इनको जारी किया गया था। हूणों ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया? तो संस्कृत भाषा को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया। किसने हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल को पंच भारत का स्वामी तथा सांकल या सियालकोट उसकी राजधानी बताया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग ने जो है सांकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बताया था। किस भारतीय ग्रंथ में मिहिरकुल को विनाश का देवता एवं शैतान का अवतार कहा गया है? तो जो कल्हड़ की राष्ट्ररंगी ग्रंथ है उसमें जो है मिहिरकुल को विनाश का देवता या शैतान का अवतार बताया गया है। श्रीनगर एवं मिहिरेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है मिहिरपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई की गई थी? तो मिहिरकुल के द्वारा करवाई गई थी, जो कि अपने नाम के साथ इसने मंदिरों को और नगर को जोड़ा था। किस धार्मिक ग्रंथों में मिहिरकुल को दुष्टों का प्रथम कहा जाता है? तो जैन स्त्रोतों में इसे कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल में मालवा का समीपवर्ती क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हूण मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। ईसा की 3री सदी में हूण आक्रमण में किस यूरोपीय साम्राज्य का पतन हो गया था? तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। कौन राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अब कल हम ये पुष्यभूति और वर्धन वंश के शासकों के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और आज से हमारा ये गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो वर्धन वंश टॉपिक रह गया है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे 2 पार्ट में। तो इसके बाद दक्षिण भारत, जैसा कि हमने बताया पहले भी, तो इसके आप पहले की वीडियो भी देखिए, तो आपको सारा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल का टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको कैसा सेशन लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।